क्लासेस में। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में नाउन केस के बारे में डिस्कशन किया था, तो बस आज की जो हमारी क्लास होगी वो नाउन क्लास की लास्ट क्लास होगी। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस के बारे में। तो आइए थोड़ा नाउन केस के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हुए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि कंपाउंड्स नाउन को कैसे उनका पोसेसिव केस बनाया जा सकता है, पोसेसिव केस के बारे में बात की थी, ठीक है। तो कैसे किसी कंपाउंड नाउन का पोसेसिव केस बना सकते हैं, तो बस आज उसी को थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। आज हम समझने जा रहे हैं किसी भी, मान लो हमें प्रोनाउन का तो पोसेसिव केस पता है, ठीक है। पोसेसिव केस जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो एडजेक्टिव का होता है, दूसरा प्रोनाउन का होता है। तो अगर हम पोसेसिव की बात करें, जैसा कि पोसेसिव एडजेक्टिव, फिर पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, आप सभी को प्रोनाउन तो पता ही है। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसा कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे के सारे क्या है, हमारे प्रोनाउन है। अब इन सभी प्रोनाउन का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है, यानी पोसेसिव केस प्रोनाउन में क्या है, पोसेसिव केस एडजेक्टिव में क्या है। तो हम कब इनको बोलेंगे, तो इसका होगा माई, आई का पोसेसिव केस पोसेसिव एडजेक्टिव माई, ही का हिज, शी का हर, योर, our, their, its। तो ये जो सारे वर्ड लिखे हुए हैं, माई, हिज, हर, योर्स, योर, आवर, देयर और इट्स, ये सारे के सारे पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। और अगर हम इनके पोसेसिव प्रोनाउन की बात करें, तो माई का पोसेसिव प्रोनाउन होगा माइन, हिज का हिज ही रहेगा, हर का बन जाएगा हर्स, योर्स, अवर्स, देयर्स और इट्स। ये सभी के सभी लिखे हुए वर्ड पोसेसिव प्रोनाउन के होते हैं। एक बार फिर से देखिए, प्रोनाउन क्या क्या, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, सारे सब्जेक्टिव केस होते हैं। अब इनके पोसेसिव एडजेक्टिव की बात करें, तो माई, हिज, हर, योर, अवर, देयर, इट्स, ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। माइन, हिज, हर्स, योर्स, अवर्स, देयर्स, इट्स, सभी के एंड में एस लगा है और माई का बन जाएगा माइन। ये सभी के सभी क्या है, इनके पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल लेके समझेंगे हम, अगर मान लो लिखा हुआ है आपके सामने, मैं 2-3 एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसा कि हमने कहा, दिस बुक, हिंदी में लिख के देखते हैं, ओके। मैंने कहा यह किताब मेरी है। फिर मैंने इसको लिखा, यह मेरी किताब है, ओके। अब एडजेक्टिव की एक खास बात क्या होती है, एडजेक्टिव अपने साथ हमेशा किसी न किसी नाउन को लेकर के आएगा। और प्रोनाउन पहचानने की बात क्या होती है, प्रोनाउन जो होता है हमेशा अपने साथ कोई ना कोई या तो वर्ब लेकर आएगा या फिर तो कोई भी वर्ड नहीं लेके आएगा। लेकिन एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ किसी न किसी नाउन को लेकर आएगा और प्रोनाउन क्या करेगा, इसके साथ कोई ना कोई वर्ब यूज होगी आगे चल के। तो लिखा हुआ यह किताब मेरी है, फिर लिखा यह मेरी किताब है। अब यहाँ पे हिंदी में अगर हम समझें, तो यह किताब मेरी है, यानी कि मेरी है, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब होगी। इसको लगा के देखते हैं। फिर यह मेरी किताब, यानी मेरी आया हुआ, इसके बाद क्या हुआ, अब किताब, यानी किताब क्या है, एक नाउन है। और यहाँ पे इसके पहले नाउन लिखा है, यानी कि प्रोनाउन का मतलब है, एडजेक्टिव का मतलब होता है प्रोनाउन, जो नाउन होगा वो पहले नहीं आएगा, इसके बाद आएगा, ओके।
तो यहाँ पे जो प्रोनाउन लिखा, ये वर्ड लिखा मेरी, ये क्या है? प्रोनाउन, यानी पोसेसिव प्रोनाउन है। और जो यहाँ पे लिखा हुआ ये मेरी, इसके बाद नाउन आया हुआ, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो यह किताब, यानी कि ये पूरे का पूरे एक बात की जा रही है, यह किताब, तो इसका लग जाएगा दिस बुक। अब किताब यानी एक किताब की बात की जा रही है, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, दिस बुक इज। अगर ये पोसेसिव प्रोनाउन है तो यहाँ पे हम माई नहीं लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे माई लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, दिस बुक इज, इसका लग जाएगा माइन, यह किताब मेरी है। ये सेंटेंस इस तरीके से लग जाएगा। अगर हम बात करें यह मेरी किताब है, तो यहाँ पे इसके बाद तो कोई नाउन नहीं आया हुआ है। अगर इसके बाद कोई नाउन आता तो हम दिस के बाद उस नाउन को जोड़ करके लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना मेरा भाई, क्या लिखते हैं हम? मेरा भाई। तो मेरा भाई क्या है? एक नाउन है, और इसके पहले ये आया हुआ क्या है? एडजेक्टिव। इसके लिए हम माइन का यूज नहीं करेंगे। ओके, इसके लिए हम माइन का यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए हम माई का यूज करेंगे। वैसे ही जो ये बुक है, ये क्या है? नाउन, और इसके पहले ये आया हुआ क्या? एडजेक्टिव है। तो इसके लिए हम माई का यूज करेंगे। जैसे लिख सकते हैं इसको हम, दिस इज। दिस क्या है? हमेशा एक सिंगुलर नंबर होता है, ये भी क्या है? प्रोनाउन है। दिस इज माई बुक। ओके, दिस इज माई बुक। दो चार एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसा कि हिंदी में लेते हैं, वह मेरी घड़ी है। फिर मैंने लिखा वह घड़ी मेरी है। लिखा हुआ वह मेरी घड़ी है, फिर लिखा वह घड़ी मेरी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ जो वह, यानी कि क्या है? एक प्रोनाउन है। इसके बाद लिखा हुआ मेरी, यानी कि, और इसके तुरंत बाद लिखा हुआ घड़ी, जो कि क्या है? एक नाउन है। तो अगर नाउन के पहले लिखा है तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। दूसरी सेंटेंस में लिखा हुआ है वह, फिर क्या लिखा हुआ है? घड़ी, यानी कि घड़ी के बाद लिखा हुआ जो पोसेसिव केस है, ये क्या है? प्रोनाउन है। और घड़ी क्या है? नाउन है। लेकिन अगर नाउन के पहले कोई पोसेसिव केस आता है तो वो एडजेक्टिव होगा, लेकिन नाउन के बाद आता है तो वो प्रोनाउन होगा, यानी कि प्रोनाउन का पोसेसिव केस होगा। तो इसको हम कैसे लगाएंगे? वह मेरी घड़ी है, तो दैट, और दैट के साथ ऑलवेज इज यूज होता है। इज मेरी घड़ी, तो माई वॉच। इसको हम कैसे लगाएंगे? वह घड़ी मेरी है, तो दैट वॉच, यानी उस घड़ी की हम बात कर रहे हैं, दैट वॉच एक साथ आएगा। इज मेरी के लिए लग जाएगा माइन। ओके, अगर हम और एग्जांपल दें, जैसे कि मैंने कहा यह घर तुम्हारा है, फिर मैंने कह दिया यह तुम्हारी दुकान है। अलग अलग एग्जांपल लेके समझते हैं। मैंने कहा यह तुम्हारा घर है, फिर लिखा हुआ यह तुम्हारी दुकान है। तो यहाँ पे लिखा हुआ जो तुम्हारा है, इसके पहले घर आया हुआ, घर क्या है? एक नाउन है। ओके, फिर यहाँ पे लिखा हुआ दुकान, इसके पहले आया हुआ है, तो ये क्या है? नाउन। तो यहाँ पे है, लेकिन इसके पहले ये आया हो, तो ये क्या है? प्रोनाउन है। और यहाँ पे जो तुम्हारा लिखा हुआ है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव केस, यानी पोसेसिव एडजेक्टिव है, और ये पोसेसिव प्रोनाउन है। इनको हम लगाएंगे कैसे? दिस इज, सॉरी, दिस हाउस। अगर किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में डायरेक्ट प्रोनाउन के बाद पोसेसिव, डायरेक्ट प्रोनाउन के बाद कोई नाउन आता है, तो हम उसी के साथ उसको लिखते हैं। यह घर, दिस हाउस। मेरा भाई, सॉरी, तुम्हारी दुकान, तो योर, ये तो नाउन हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। अगर आता है जैसे कि वह घड़ी, तो दैट वॉच। ओके, यह किताब, तो दिस बुक। अगर किसी भी प्रोनाउन के साथ तुरंत बाद नाउन आता है, तो हम उसके तुरंत बाद नाउन का यूज़ करेंगे, देन उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यह घर है, तो दिस हाउस, और इसके लिए यूज़ करेंगे इज। तुम्हारा है तो पोसेसिव एडजेक्टिव है, दिस हाउस इज योर्स, ना कि योर। अगर योर लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। या तुम्हारी दुकान है, तो दिस, इसके बाद ये पोसेसिव केस है, और पोसेसिव केस के बाद क्या है? नाउन है। तो अगर नाउन के पहले पोसेसिव केस है तो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। तो दिस इज योर शॉप,
इस तरीके से हम इन पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। अगर किसी भी प्रोनाउन के बाद डायरेक्ट नाउन आया हुआ है तो हम उसके साथ उसी प्रोनाउन के साथ नाउन का यूज करेंगे। अगर प्रोनाउन के बाद पोसेसिव केस आया हुआ है तो वो पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। इसका यूज हम इस तरीके से करेंगे। इतनी बात क्लियर है? तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानेंगे कि हम प्रोनाउंस का तो हम पोसेसिव केस बना लिए हैं, अब हम किसी भी नाउन का पोसेसिव केस किस प्रकार बनाएंगे, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए थोड़ा सा हम इट्स के पोसेसिव केस के यूज में थोड़ा सा इट्स के बारे में नॉलेज लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इट्स जो है दो प्रकार से लिखा जा सकता है, एक तो ऐसे एक ऐसे। तो इस इट्स का मतलब होता है, ये भी नाउन का क्या करता है, पोजीशन बताने का काम करता है, नाउन पोजीशन। इसका हिंदी मतलब होता है इसका, उसका, अपना। इसका मतलब क्या होता है, इसका, उसका, अपना। यानी ये किसी नाउन के प्लेस को यानी पोजीशन को बताने का काम करता है। तो इसको लिखते हैं हम इट्स, ऐसे लिखते हैं, यानी कि ITS। लेकिन जो ये इट्स लिखा हुआ है इसका मतलब होता है छोटा रूप, यानी कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है, छोटा रूप। जैसे कि हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब में इज, सिंगुलर वर्ब की बात कर रही हूँ मैं, इज, वॉज, हैज। तो अगर हम इसके पहले इट लगाते हैं तो हम अगर अब इनके बाद सिंगुलर वर्ब आई हुई है, इट, वॉज और हैज आई हुई है, तो अगर इसके पहले हम इट लगाते हैं तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं इट्स। इट्स का मतलब छोटा रूप। अगर हम इसको लिखेंगे इट इज, इट वॉज, इट हैज, तो इसके लिए हम इसका बड़ा रूप न दे करके इसको कंट्रैक्ट कर सकते हैं, छोटा रूप दे सकते हैं, और इसके लिए हम लगा सकते हैं अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करके। यानी ये काम करेगा पॉसेसिव एडजेक्टिव का। क्या काम करेगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा। इस एस का मतलब है इज, इस एस का मतलब वॉज, इस एस का मतलब हैड। यानी कि इट्स, जैसे कि मैंने कहा हम गाय की बात करते हैं, काऊ, काऊ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। एक तो बात हमने ये कर ली। अब इस इट्स का मतलब क्या होता है, इस इट्स का मतलब छोटा रूप की बात की मैंने। जैसे मैंने कहा काऊ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। अब मैं अगर कहूँ कि इसके पास, क्या मैंने कहा, इसके पास एक पूंछ है, तो हम लिख सकते हैं इट्स, इसके पास है, यानी कि इट्स हैज। चाहे तो हम इट हैज लिखें, चाहे इट्स, ओके, चाहे तो हम इट्स लिखें, चाहे इट हैज अ टेल, इसके पास एक पूंछ है। यानी इस इट्स का मतलब है हम इसके साथ इज का यूज, वॉज का यूज और हैज का यूज कर सकते हैं। इट्स का मतलब ये होता है। अगर हम इस इट्स की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा ये इसका मतलब होता है इसका, उसका, अपना। ओके, ये क्या करेगा, किसी नाउन की स्थिति को बताने का काम करेगा, प्लेस को बताने का काम करेगा। जैसे इसके लिए एग्जांपल देते हैं। मैंने कहा द होटल is famous for its location। क्या लिखा हुआ है, द होटल इज फेमस फॉर इट्स लोकेशन। जो ये होटल है ये फेमस है किसके लिए, अपनी जगह के लिए, इसकी जगह के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द होटल इज फेमस, जो ये होटल है वो फेमस है किसके लिए, इट्स लोकेशन, अपनी जगह के लिए। इसका, उसका, अपना, यानी इसी का सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे जो इट्स है इसका मतलब ये है, ये प्रोनाउन है। ओके, इट्स लोकेशन। तो इतनी बात आप सभी क्लियर है। और दूसरी बात, इट्स का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा, एग्जाम्पल और देते हैं। दे सेड इट्स या इट इज हॉलीडे। उन्होंने कहा इट्स या इट्स हॉलीडे, इट इज या इट्स हॉलीडे, आज हॉलीडे है। तो यहाँ पे इट्स का मतलब इट इज का मतलब इट्स, यानी कि इसका मतलब है, आज है हॉलीडे।
इस तरीके से हम इस इट्स का यूज कर सकते हैं। और इट का यूज हम वहां भी करते हैं जहां पे हमें सब्जेक्ट नहीं पता होते। जैसे हमने कहा आज रविवार है, तो हम क्या लिखेंगे, इट, या फिर इट इज संडे। ओके, इट इज संडे। दूसरा हम इट का यूज कहाँ पे कर सकते हैं, इट का यूज हम कर सकते हैं टाइम के लिए। जैसे हमसे किसी ने पूछा कितने बजे, क्या टाइम हो, तो आप बोल सकते हैं इट इज, या तो इट्स 3 o'clock। इस तरीके से हम इट्स का यूज कर सकते हैं। इस इट्स का यानी पोसेसिव एडजेक्टिव का रूप में इस इट्स का यूज हम कर सकते हैं। तो आई होप इतनी सारी बातें आप सभी को क्लियर होंगी। तो थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब हम पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव केस के बारे में थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जानकारी लेंगे। उसके बाद हम इस क्लास को ओवर कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम पोसेसिव केस के बारे में थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो हम समझेंगे कि कैसे हम पोसेसिव केस को थोड़ा कॉमन पोजीशन में यूज कर सकते हैं और स्प्लिट पोजीशन में। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम किसी भी, अभी तो हमने सीखा हम कैसे किसी प्रोनाउन का पोसेसिव एडजेक्टिव या पोसेसिव प्रोनाउन बना सकते हैं। अब हम थोड़ा सीखेंगे कि हम किसी भी नाउन का पोसेसिव केस कैसे बना सकते हैं। जैसे साइड में लिख के देखते हैं, नाउन्स, इसका मतलब एपोस्ट्रोफी, इसका मतलब ही होता है पोसेसिव। क्या होता है, पोसेसिव। ठीक है, तो नाउन्स, हम किसी भी नाउन का पोसेसिव केस किस प्रकार बना सकते हैं। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है किसी का नाम, जैसे कि लिखा हुआ है, हिंदी में लिखते हैं, ये जो एपोस्ट्रोफी एस होता है, इसका मतलब होता है का, की और के। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, का, की और के। तो अगर किसी भी नाम के साथ यानी किसी भी नाउन के साथ ये सारे वर्ड ऐड हैं, तो इनका मतलब है हम इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। और ये एपोस्ट्रोफी एस किसी भी नाउन का पोसेसिव केस बना सकता है। जैसे कि लिखा हुआ है, मैंने हिंदी में लिखा राहुल का पेन। क्या लिखा मैंने, राहुल का पेन। शायद ये पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था, लेकिन एक बार फिर रिवाइज करवा दे रहा हूँ। मैंने कहा राहुल का पेन, तो राहुल का यानी कि राहुल के पोजीशन की बात कर रहा है, राहुल के अधिकार की बात कर रहा है। तो ये क्या है, राहुल का जो रिलेशन बता रहा है पेन से, ये कौन बताने का काम कर रहा है, ये बीच का जो लगा हुआ है का, ये तो ये क्या करेगा, इस राहुल का पोसेसिव केस बना देगा। तो इसके लिए बनाना पड़ेगा हमें, जो हमारा नाउन होगा, नाउन के साथ हम क्या लगा देंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर देंगे। तो राहुल है तो राहुल्स पेन, क्या बन जाएगा, राहुल्स पेन। तो इस प्रकार से हम किसी भी नाउन का पोसेसिव केस बना सकते हैं। फिर अगर मैंने कहा अमन की पत्नी, क्या कहा मैंने, अमन की पत्नी। तो अमन की पत्नी का मतलब अमन का अधिकार है, अमन का रिलेशन किससे, उसकी पत्नी से। तो क्या लग जाएगा इसके लिए, अमन्स वाइफ। अब दूसरी चीज, जैसा कि अगर मुझे कहना है, यहाँ पे समझते हैं, कॉमन पोजीशन की बात करते हैं। अगर अभी तक तो हमारे सामने यहाँ पे केवल एक नाउन थे, अगर यहाँ पे हमारे सामने नाउन 1 एंड नाउन 2 नाउन आ जाते हैं, क्या कहा मैंने, अगर हमारे सामने यहाँ पे नाउन 1 और नाउन 2 यानी कि 2 नाउन आ जाते हैं, तो हम कैसे इनका पोसेसिव केस यूज करेंगे, इनके साथ कैसी वर्ब यूज करेंगे, इसको समझेंगे। अगर हमारे पास 2 नाउन हैं और दूसरे यानी नाउन 1 और नाउन 2 और दूसरे नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है, क्या कहा मैंने, अगर हमारे पास 2 नाउन है और दूसरा जो नाउन है, जो लास्ट का नाउन है, उसके साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है, तो इसका मतलब है ये सिंगुलर भी हो सकता है। ये कैसे हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है। दूसरा ये प्लूरल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। लेकिन स्प्लिट पोजीशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे भी हमारे पास कितने नाउन हैं, 2 नाउन हैं, नाउन 1 एंड नाउन 2। यहाँ पे दोनों नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। तो इसका मतलब है ये ऑलवेज प्लूरल नंबर होंगे, और इनके साथ अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी यूज होगी, प्लूरल वर्ब ही यूज होगी। एग्जाम्पल लिख के समझते हैं। जैसे मैंने कहा किरण एंड
रवि, दूसरा लिखते हैं रमन्स फादर या फादर। फिर लिखा मैंने राहुल एंड विजय wives। रणबीर एंड आलियास डॉटर। चलिए अब लिखा हुआ है आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है पहला किरण एंड रामास फादर या फादर्स। तो अब हम इसको देखेंगे। हमारे पास कितने नाउन है, नाउन 1 एंड नाउन 2, और नाउन 1 और नाउन 2 और दूसरे नाउन पर लगा हुआ है अपॉस्ट्रोफी एस। अगर अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। समझिएगा कैसे। किरण एंड रामास फादर या तो फादर्स, किरण और राम के पिता। तो किरण और राम के पिता एक ही हो सकते, कभी ये भाई बहन हो सकते हैं। तो किरण और राम के पिता अगर दो भाई बहन हैं तो उनके पिता अलग अलग नहीं हो सकते हैं, यानी कि एक ही फादर तो होंगे उनके। तो इसके लिए फादर्स का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे, फादर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो यूज हुआ ये कैसी पोजीशन है, कॉमन पोजीशन है, यानी कि नाउन 1 और नाउन 2 और दूसरे नाउन के साथ क्या लगा हुआ है, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया गया, यानी कि ये सिंगुलर है। ओके। दूसरा एग्जाम्पल है राहुल्स एंड विजयस वाइफ या तो वाइफ। अब यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब राहुल की सॉरी एंड विजयस, इसका मतलब विजय की। ध्यान समझिएगा, अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, का, की और के। अगर किसी भी नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया गया तो यानी उसका मतलब है, उसका रिलेशन हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल्स यानी कि राहुल की एंड विजय की वाइफ। तो राहुल की और विजय की जो वाइफ है वो दोनों, यानी कि दोनों की पत्नियां एक तो नहीं हो सकती हैं, कि राहुल की पत्नी वही है और विजय की पत्नी भी वही है। तो यानी कि यहाँ पे जो दो नाउन यूज किए गए हैं ये दोनों क्या है, स्प्लिट पोजीशन की बात करें, यानी नाउन 1 या नाउन 2 दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। अगर दोनों के साथ ये सारे वर्ड यूज किए गए हैं तो ये क्या होगा, हमेशा प्लूरल नंबर होगा। और अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे यूज होगी, प्लूरल वर्ब ही यूज होगी। राहुल्स एंड विजयस वाइफ ना होकर के क्या होगा, इसके लिए वाइफ्स होगा। ओके। रणबीर एंड आलियास डॉटर, क्या लिखा हुआ है, रणबीर एंड आलियास डॉटर। तो रणबीर और आलिया ये दोनों क्या है, पति पत्नी है, सब लोग जानते हैं, ये हस्बैंड वाइफ है। तो क्या इनकी बेटी अलग अलग होगी, अगर जो भी इनकी बेटी या बेटा होगा वो तो इन्हीं के दोनों का होगा, तो ये दोनों अलग कैसे हुए। तो इसीलिए यहाँ पे रणबीर एक जगह पर न लग करके केवल आलिया, रणबीर एंड आलियास डॉटर, रणबीर और आलिया की बेटी, ये सही होगा। मोहन एंड श्यामास हाउस या हाउसेस, मोहन एंड श्याम, तो मोहन और श्याम का घर एक भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे हम ज़्यादातर यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब का, सिंगुलर ही यूज करेंगे। ओके। तो इस प्रकार से हम कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन का यूज कर सकते हैं। इससे एक आध एग्जाम्पल और देखने की कोशिश करें हम, जैसे कि मैंने लिखा, कितने में 5वां नंबर है, इंडियाज एंड चाइनाज कल्चर। ये दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इंडियाज एंड चाइनाज कल्चर, राहुल एंड प्रियाज ब्रदर इज
ऑब्लिक आर हियर। इंडिया और चाइना के जो कल्चर हैं वो डिफरेंट है, ये सभी लोग जानते हैं। तो अगर इंडिया और चाइना के कल्चर जो है डिफरेंट है तो ये बात यहाँ पे अपनी जगह बिल्कुल सही है। इंडिया यानी इंडिया भारत की और चाइना का कल्चर जो संस्कृति है वो अलग अलग है, सिंपल सी बात है। फिर लिखा हुआ है कल्चर संस्कृति, सॉरी सही है। राहुल एंड प्रियाज ब्रदर, राहुल के और प्रिया के भाई दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए लगा हुआ है ब्रदर्स। अगर ये दोनों अलग अलग हैं और प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी यूज होगी इनके साथ, प्लूरल वर्ब ही यूज होगी, यानी कि यहाँ पे इज ना होकर के क्या हो जाएगा, आर हियर, यहाँ है। आई होप इतनी सारी बातें आप सभी को क्लियर होंगी। अब छोटा सा एक टॉपिक है, नाउन का एंडिंग पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट, ठीक है। यहीं पे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे नाउन इक्विवेलेंट कहते किसको है। नाउन इक्विवेलेंट वो होता है जो जिसमें जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन ना हो करके एक नाउन की तरह काम करे, उसको हम बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट, ठीक है। जैसा कि थोड़ा अगले टर्म में समझते हैं। नाउन इक्विवेलेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नाउन इक्विवेलेंट क्या करता है, ये किसी इंसान की विशेषता को बताता है। क्या करता है, इंसान की विशेषता, किसी भी इंसान की विशेषता को बताता है। यानी कि नाउन ना हो करके क्या करेगा, नाउन के जैसा काम करेगा, उसको हम बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट। यानी कि हम बोल सकते हैं व्हेन एन एडजेक्टिव यूज एज अ नाउन, जब हम किसी एडजेक्टिव को एक नाउन की तरह यूज करते हैं उसको बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट। जैसा कि मैं बोल के दिखाती हूँ। हमने कहा कि भारत में बहुत से लोग गरीब हैं। क्या मैंने कहा, भारत में बहुत से लोग गरीब हैं। अब मैं दूसरी बात कह दूं कि गरीबों की कद्र नहीं। मैंने क्या कहा, गरीबों की कद्र नहीं। एक तो मैंने कहा भारत के जो लोग हैं बहुत सारे लोग उनमें से जो गरीब हैं, फिर मैंने दूसरा कहा जो गरीब हैं उनकी कद्र नहीं, यानी कि किसकी कद्र नहीं हो रही है, गरीबों की। ये नाउन नहीं एडजेक्टिव है, लेकिन काम कैसा कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट। यानी कि व्हेन एन एडजेक्टिव यूज एज अ नाउन, जब किसी एडजेक्टिव को एक नाउन की तरह यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट, ठीक है। और जो एडजेक्टिव यूज होगा पहले वो ऑलवेज क्या होगा, प्लूरल नंबर होगा, और द के साथ द प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल वर्ब, इस प्रकार से इसको हम यूज करेंगे। ये बताने का काम क्या करता है, किसी के क्लास, कैटेगरी, ठीक है, यानी कि वर्ग, और कैटेगरी को क्या बोल सकते हैं, स्टडी। अब लिख के समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा एग्जाम्पल, राज एक गरीब लड़का है। मैंने क्या कहा, राज एक गरीब लड़का है, ठीक है। अब दूसरी तरफ मैं कह दूं जैसे कि गरीबों की कद्र नहीं। क्या कहेगा मैंने, राज एक गरीब, तो क्या लिखा मैंने, राज एक गरीब लड़का। दूसरा मैं लिख दूं, वह किसी का नाम लिखते हैं, मयंक मेरा अभी हिंदी में समझते हैं। राज एक गरीब लड़का है, यहाँ पे जो लिखा हुआ राज ये क्या है, एक नाउन है। एक क्या है, आर्टिकल है। गरीब क्या है, एडजेक्टिव है। ये भी क्या है, नाउन है, और ये हेल्पिंग वर्ब है। फिर लिखा हुआ है गरीबों की कद्र नहीं, तो किसकी कद्र नहीं, गरीबों की। एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, सब्जेक्ट यूज हो रहा है, यानी कि क्या, किसका काम कर रहा है यहाँ पे, नाउन इक्विवेलेंट का काम कर रहा है। नाउन नहीं है लेकिन नाउन की जगह पर नाउन के जैसा काम कर रहा है तो ये एडजेक्टिव। गरीब क्या है, गरीबी क्या है, एडजेक्टिव है।
तो ये नाउन नहीं है, लेकिन नाउन के जैसा यहाँ पे काम कर रहा है, तो ये क्या है, नाउन इक्विवेलेंट है। ओके, फिर लिखा हुआ मयंक मेरा बड़ा भाई है। मयंक क्या है, यहाँ पे एक नाउन है, मेरा है तो ये क्या है, पॉजेसिव केस है एडजेक्टिव का। बड़ा क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्या है, नाउन है। तो राज मेरा बड़ा भाई है। अब यहाँ पे बड़ों का आदर करो, बड़ा क्या है, एडजेक्टिव है, यानी कि ये नाउन नहीं है, लेकिन नाउन के जैसा किसका आदर करेंगे हम, बड़ों का आदर करेंगे, नाउन के जैसा काम कर रहा है, इसको हम बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको पहचानने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं किसका, किसे, या फिर वो बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको पहचान सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखूं, जैसे मैंने कहा इसी को, राज इज अ पुअर बॉय, राज एक गरीब लड़का है। अब मैं लिख दूं इसी को, हमें क्या यूज करना है, नाउन इक्विवेलेंट के रूप में यूज करना है। इसी को दूसरी बार बोलना है तो हम बोलेंगे द प्लस एडजेक्टिव, यानी कि द पुअर। वर्ब कैसी यूज होगी, पुअर के बाद, पुअर का मतलब यानी कि हम गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, तो द पुअर आर रेयरली रिस्पेक्टेड, द पुअर आर रेयरली रिस्पेक्टेड। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और दूं, जैसे कि मैंने कहा भल्लाल was a cunning रूलर, जो भल्लाल था वो एक धूर्त शासक था। फिर मैं इसे कह दूं तो कनिंग was always cheat other, जो कनिंग थे वो हमेशा दूसरों को क्या करते थे, चीट करते थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ जो द पुअर है, ये क्या है, नाउन इक्विवेलेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ द कनिंग, धूर्त, इसका मतलब क्या है, धूर्त लोग जो होते हैं वो हमेशा दूसरों को चीट करते हैं, जो नालायक होते हैं। यहाँ पे ये क्या है, नाउन इक्विवेलेंट का काम कर रहा है। तो आई होप आप सभी को इतनी सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और आज से हमारा नाउन का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के टाइप। एक क्लास में हम सारा सेंटेंस का चैप्टर खत्म कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इन सारे टॉपिक्स का रिवीजन एक बार जरूर कर लीजिएगा। आई होप आप सभी को सारी बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।